नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं मंथन के साथ चुनावी अब जुड़ गया है, क्योंकि अगले 2 महीने तक जब तक भारत की सरकार नई सरकार नहीं बन जाएगी तब तक माहौल चुनावी ही रहेगा और मंथन भी चुनावी रहेगा। अब जो भी गतिविधियां होंगी वो जाहिर सी बात है चुनाव के इर्द गिर्द ही होंगी। कोई घटनाक्रम होगा उसका भी चुनाव से ताल्लुक होगा, इसमें भी कोई संदेह या शक सुबह नहीं है। तो इसीलिए हमने अपने इस खास कार्यक्रम मंथन का जो नया अवतार आपके सामने पेश किया है वो है चुनावी मंथन। आज चुनावी मंथन में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की उस आशंका की जिसमें उसके नेताओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीतने के लिए उनकी पार्टी तोड़ रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी को तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी के कुछ लोग, कुछ नेताओं ने तो यह भी कहा कि पंजाब और दिल्ली की सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है और ईडी का इसमें मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई और तमाम दलीलों के बाद उन्हें 4 दिन की रिमांड पर ईडी के हवाले कोर्ट ने कर दिया। 1 अप्रैल को फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हो गई। कोर्ट के सामने केजरीवाल खुद अपने वकील बने और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही अपनी पैरोकारी में। उन्होंने कहा बिना सबूत के उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके यहाँ बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो आने जाने वालों के हवाले या उनके आने जाने के अगर उसको सबूत मानकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो ये ठीक नहीं। केजरीवाल ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो उन्होंने इस बात का कोर्ट के सामने सवाल उठाया, कोर्ट के सामने ये बात बताई कि जो ईडी उनकी पार्टी को तोड़ रही है, ईडी के जरिए आम आदमी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। जज ने कहा कि ये जो आप बोल रहे हैं मौखिक रूप से, इसको लिखकर हलफिया बयान के रूप में दे दीजिए। अब केजरीवाल इसे देते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मंथन में ये बड़ा सवाल है कि क्या ईडी का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को तोड़ रही है और उसका कोई चुनावी फायदा लेने जा रही है, ये बड़ा सवाल है। तो सबसे बड़ा सवाल चुनावी मंथन में यही कि क्या चुनावी फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसका तंत्र आम आदमी पार्टी को क्या तोड़ रहा है। ऑपरेशन लोटस क्या वास्तव में शुरू हो गया है? ऑपरेशन शुरू हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक सांसद जालंधर से, सुशील सिंह रिंकू, और उनके एक विधायक जालंधर ही संसदीय क्षेत्र से, वो जरूर कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और जालंधर से उन्हें शायद भारतीय जनता पार्टी टिकट भी देगी। लेकिन किस बिना पर सौरभ भारद्वाज ने कहा, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, कि वो ऑपरेशन लोटस चल रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास मजबूत आधार होना चाहिए, क्योंकि उसके सुप्रीम लीडर अरविंद केजरीवाल ने भी आज अपनी पेशी के दौरान कोर्ट में कहा कि ईडी उनकी पार्टी तोड़ रही है। क्या है चुनावी खेल? क्योंकि बार बार विपक्ष ये कहता है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी का ही एक आनुषंगिक संगठन है। बार बार विपक्ष का यह आरोप लगता है। मैं कतई इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल डालने के लिए, उसका समूल नाश करने के लिए इस तरह की संस्थाओं का निर्माण हुआ है। सरकारें चाहे जिसकी रही हो, मेरा मत है अपवादों को छोड़कर कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती होंगी इन एजेंसियों के हाथों। वो किसी पार्टी या दल या नेता का चुनावी टूल नहीं बनती होंगी, मेरा ऐसा प्रबल विश्वास है। और भारत की जनता भी इन एजेंसियों पर ऐसे ही विश्वास के साथ
अटूट भरोसा रखती है, मेरा ऐसा मानना है। केजरीवाल ने कोर्ट में बहुत सारी बातें कही, उनमें कुछ प्रमुख बातें, चुनिंदा बातें आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि किसी ने कोर्ट, अभी तक किसी को कोर्ट ने दोषी नहीं माना है, ये बात कह रहे हैं। किसी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दोषी नहीं माना है। वो कह रहे हैं मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, उन्होंने सवाल रखा। उन्होंने खुद पैरोकारी अपने केस की कोर्ट के अंदर, और क्या गिरफ्तार करने के लिए पुख्ता आधार है, ये सवाल भी केजरीवाल ने जज साहब के सामने रखा। इस तरह के कौन मुद्दे हैं? वो कह रहे हैं कि केस में मेरा नाम सिर्फ 4 बार आया है इस पूरे प्रकरण में। ईडी के दबाव में गवाहों ने बयान बदले हैं। केजरीवाल के आरोप हैं जो उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बातें रखी हैं, ईडी पर आरोप लगाया है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। जिस मूल मुद्दे पर आज हमारा चुनावी मंथन है वो केजरीवाल ने बात कही है, और हम हर हालात के लिए तैयार हैं, हम डटकर लड़ेंगे, ये केजरीवाल कह रहे हैं। रिमांड का सामना भी करने को तैयार हैं, सारे सवालों का जवाब देंगे। 4 दिन और पता नहीं अब कितनी बातें भी बाकी हैं ईडी को उनसे करने के लिए, लेकिन अब 4 दिन का रिमांड है। 1 अप्रैल को केजरीवाल को पुनः कोर्ट में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि ईडी बहुत सारे सवालों का जवाब, बहुत सारे सबूत कोर्ट में पेश करेगी। एक रिपोर्ट इस पूरे प्रकरण को लेकर हमने तैयार की है, वो देखिए। एक तरफ लोकसभा का चुनाव नजदीक है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप संयोजक केजरीवाल लगातार सहयोग करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं ईडी सवालों के बौछार करते हुए रिमांड पर रिमांड मांग रही है। हालांकि आज सीएम केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी थी। पेशी के दौरान केजरीवाल ने खुद अपनी पैरवी करते हुए तमाम बड़ी बातें कही। माना जा रहा था कि शायद आज दिल्ली सीएम को कोर्ट से राहत मिल जाए, लेकिन लाख दलीलें केजरीवाल और ईडी के बीच होने के बावजूद भी रिमांड बढ़ा दी गई। ईडी ने कोर्ट में कहा कि उन्हें 7 दिन की और रिमांड दी जाए, लेकिन शाम होते होते कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आप सरकार को बड़ा झटका देते हुए 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी। यानी कि अब सीएम केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहना होगा। वहीं सीएम केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने की बात पर राजनीति और भी ज्यादा गर्मा गई। चारों तरफ चर्चा होने लगी कि आखिर सरकार जेल से कैसे चल सकती है। इस पर दिल्ली के राज्यपाल यानी कि एलजी ने इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। उनके इस बयान पर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जाते समय क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मैं दिल्ली की जनता को एश्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। सीएम सर, एलजी इज सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रही सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लीगल हिट की भी दलीलें सुन लेते हैं। उनका क्या मानना है? के खिलाफ क्या एविडेंस है, और कोई एविडेंस नहीं है, एक गवाह का बयान है जैसे भी है। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिमांड को एज सच अपोज नहीं करता हूं, और जितना भी आप ये चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। उसके बाद हमने जज साहब को कहा कि ये हम जो कह रहे हैं कोऑपरेट करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो ग्राउंड इनके लिखे हैं उनको मान रहे हैं। इनके ग्राउंड जो है वो हम अपोज कर रहे हैं कि इनके इन ग्राउंड पर पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता, पर हमारा क्लाइंट खुद कह रहा है कि मैं पुलिस रिमांड दे दो, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, इसलिए शायद अब जज साहब ऑर्डर करेंगे। रखने के लिए परमिशन मांगी और कोर्ट ने परमिट कर दिया। अरविंद जी ने कहा कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन लोगों को विटनेस बनाया, आरोपी बनाया गया, और उन आरोपियों की बार बार स्टेटमेंट नोट की गई। अगर हम बात करें 3 लोगों के बारे में, आज अरविंद जी ने कहा उनकी 5-5, 6-6 स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। 5-6 स्टेटमेंट के तक जब तक रिकॉर्ड की गई, जब तक अरविंद जी का नाम नहीं लिया, जब तक मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं लिया। उसके बाद जैसे ही मनीष सिसोदिया जी, अरविंद जी का नाम आता है, तो उसकी कोई भी आगे रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कोई उनकी गवाही नहीं ली जाती है, और उनको अप्रूवर बना के और उनकी बेल करा दी जाती है। दूसरी बात अरविंद जी ने रेज की है कि क्या एक्सटॉर्शन का जो पैसा है, जो ईडी द्वारा केस बनाया गया कि 100 करोड़ रुपया का 100 करोड़ रुपए
मनी ट्रेल आई है, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा वो डाउटफुल है, अभी डिबेटेबल है। लेकिन दूसरी तरफ जो शरत रेड्डी ने अप्रूवर बनने के बाद 60 करोड़ रुपया जो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से दिया है, ईडी ने उसकी अब तक कोई जांच नहीं की। ईडी का सिर्फ एक मकसद है, किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम करना और एक भ्रम पैदा करना और आम आदमी पार्टी को क्रश करना। और अरविंद केजरीवाल जी की जो मुख्यमंत्री के अंदर जो सरकार चल रही है, उसमें क्योंकि कोई इस तरह का घपला नहीं है, तो ईडी को चाहिए कि वो 60 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल बीजेपी की तरफ गई है, उसका पहले पर्दाफाश हो। ये बात आज कोर्ट के सामने अरविंद जी ने रखी। जब से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तब से विपक्षी दलों में ऊहापोह की स्थिति देखी जा रही है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने भी सीएम केजरीवाल को जेल से बाहर लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मेजॉरिटी हमारे विधायकों को फोन आए और फोन पे उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए लालच दिया गया। मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो बात आज सच हो गई कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मगर हमें गर्व है हमारे विधायकों पे कि उन्होंने इस बात को पार्टी की लीडरशिप को बताया। अब तो इंडिया गठबंधन ने भी केजरीवाल के समर्थन में एक बड़ी रैली करने का ऐलान कर दिया है। सवाल उठता है कि केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक किसी भी कोर्ट ने दोषी नहीं माना है और ना ही ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत ही है, तो किस आधार पर ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया है, जैसा कि सीएम केजरीवाल कहते नजर आ रहे हैं। तो क्या सच में कहा जाए कि ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? अगर ऐसा है तो आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? कैसे बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो क्या ईडी तोड़ रही है आप आम आदमी पार्टी को? क्या ईडी तोड़ रही है? ऑपरेशन लोटस चल रहा है क्या? 2024 का चुनाव इसका कारण है जो अरविंद केजरीवाल को घेर रहा है? बहुत सारे किंतु परंतु हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज खुद कोर्ट में कहा कि जो रेड्डी है, जो इस मामले का गवाह है, जब उसको जमानत मिलती है, जमानत के बाद 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड वो देता है। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर 100 करोड़ रुपया का जो मनी ट्रेल है ईडी तलाश रही है कि कविता और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के बीच, तो 60 करोड़ का भी मनी ट्रेल, इसका भी पता लगाया जाना चाहिए। ये बात अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में कही। अगर वास्तव में भ्रष्टाचार मिटाना मकसद है और एजेंसियां निष्पक्ष हैं और एजेंसियां अगर राजनीतिक हथियार नहीं बन रही हैं, तो फिर कार्रवाई सबके साथ एक समान होनी चाहिए। ये विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। 31 तारीख को, इसी 31 मार्च को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन का एक बड़ा प्रदर्शन और रैली भी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी समेत कई अहम मुद्दों पर विपक्ष अपनी बात रखेगा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। कुंवर जपेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। जपेंद्र जी स्वागत, धन्यवाद। प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत धन्यवाद। मलिक जावेद कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत धन्यवाद। चंदन मिश्रा साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद, आभार। और संजय श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, लंबा राजनीतिक पत्रकारिता का लंबा अनुभव, सब हमारे साथ तमाम मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ चुका है। बहुत स्वागत सभी का। कुंवर जपेंद्र से चर्चा की शुरुआत करते हैं। जपेंद्र भाई, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में कहा कि ईडी के जरिए उनकी पार्टी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और बाद में उनके सरकार के मंत्री स्वरूप भारद्वाज ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ठीक ही कह रहे हैं। ऑपरेशन लोटस चल रहा है, पंजाब और दिल्ली की सरकार गिराने के लिए विधायकों को तोड़ा जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। बहुत सारे आरोप लगाए कोर्ट में, उन्होंने खुलकर बहुत सारी बातें कही हैं अरविंद केजरीवाल ने। ईडी का चुनावी टूल के रूप में आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बातें आज उन्होंने कही हैं।
अरविंद केजरीवाल की पहचान देश में एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग के माध्यम से राजनीति में सक्सेस होने वाले राजनेता की बनी है। वो बहुत बखूबी इमोशनल ब्लैकमेलिंग और ऐसे शब्दों का चक्रव्यूह रचने में माहिर हैं कि लोगों तक कुछ संदेश जाए और लोग इमोशनल होकर उस पर कहीं ना कहीं भरोसा करने का प्रयास करें। इस देश में कहाँ ऐसा हुआ है कि आप भ्रष्टाचार भी करें और भ्रष्टाचार के बाद आप अपने आप को पाक साफ भी रखें। जिस यूपीए गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन में से राजनीतिक रास्ता निकालकर उस आंदोलन में अपने आप को अपने साथियों के साथ आगे लाए और अन्ना हजारे जी की इच्छा के विपरीत राजनीतिक दल का गठन करा। और ये हमें समझना चाहिए कि जब तक वो यूपीए गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी एकजुट था, क्योंकि अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में देश के अंदर किसी भी अच्छे दल के कार्यकर्ताओं को, राष्ट्र से प्रेम करने वाले कार्यकर्ताओं को यह संशय नहीं था कि यहां कुछ गलत हो सकता है, तो सभी लोग साथ थे। लेकिन उस आंदोलन को भी खंडित कर एक स्वार्थ की राजनीति, और हमें याद रखना चाहिए कि उस समय फंड के घोटाले और फंड की बंटरबाट को लेकर जो चंदा इकट्ठा हुआ था तब भी आरोप लगे थे। शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल जैसा राजनेता अगर भविष्य में सक्सेस होता है तो ये निश्चित तौर पर इस देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा होगा, क्योंकि हम पहले भी कई आजादी के बाद से हमने राजनीति के बहुत तमाशे देखे हैं, बहुत भ्रष्टाचार देखा है, और आजादी के 76 सालों के बाद भी ये देश विकासशील है। हम विकसित राष्ट्र की तर्ज पर आगे उन पूर्ववर्ती सरकारों की कार्य प्रणाली की वजह से नहीं बढ़े, तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो चुका है। और ईडी क्यों तोड़ेगी? क्या ईडी इतनी सक्षम है कि ईडी का ये काम है? ये इस देश की जनता और जहां इनकी सरकारें आई हैं वहां का हश्र हम देख रहे हैं कि पंजाब में किस तरह का राजनीतिक माहौल बना है, पंजाब में किस तरह से अलगाववादी राजनीति को आगे बढ़ा के और उस फंडिंग के माध्यम से इन्होंने सरकार बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। तो बहुत सी चीजें हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी हुई हैं, देश के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे देश की जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये वो देश है जहां कथनी और करनी का फर्क नहीं होता, देर सवेर सच्चाई सामने आती है और अपराधी सलाखों के पीछे होते हैं। ठीक बात है, ठीक बात। इस बीच इस देश के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ संपादक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपको। प्रखर श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी बातें चंदा से लेके वो लौटकर अन्ना आंदोलन तक, सब सारी बातें, पुराने जो चीज़ें आपको याद दिलाई हैं कि आपने कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार किया है। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो ईडी क्यों तोड़ेगी, आप लोग एक इमोशनल कार्ड खेलते रहते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई अन्ना आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी भी थी, बस उनको दिक्कत है कि आपने राजनीतिक दल क्यों बना लिया, पूरा माइलेज उनको क्यों नहीं लेने दिया आपने। ये दिक्कत है थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी को। जैसे वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी लोग कि कांग्रेस को भंग हो जाना चाहिए था, गांधी जी कह गए थे। गांधी जी और अन्ना जी को पकड़ ले गए कि भैया आम आदमी पार्टी को भंग कर दो, अन्ना जी कह रहे, और गांधी जी कह गए थे कि कांग्रेस को तो चलने नहीं चाहिए, मलिक जावेद को अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए, इनको कहीं विदेश जाकर कोई काम करना चाहिए। बोलिए प्रखर श्रीवास्तव। दुर्गेश जी, आपको नमस्कार, आपके नमस्कार। दर्शकों को मेरा नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार। दुर्गेश जी, मैं अपनी बात की शुरुआत ये कहूंगा कि सच को परेशान करा सकता है मगर पराजय नहीं। देखिए, आज की डेट में ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं रही है, वो एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट हो गया है। देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बड़ा विनम्रता पूर्वक सुना, और मैं उनके सारे जवाब, अभी मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा। आज मानिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने राउज अपनी कोर्ट के अंदर अब उन्होंने पूरा ये जो फर्जी कथित शराब घोटाला के बारे में ना, उन्होंने सब खोल दिया है कि ईडी ने असल में उनको गिरफ्तार क्यों करा। और मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं कि आपसे, देखिए आपके लाखों व्यूअर्स है, के न्यूज चैनल बहुत बड़ा चैनल है,
और इसके लाखों व्यूअर्स हैं। और मैं आज जो बात कहने जा रहा हूं, जो अरविंद जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर कही है, वो आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि असल में अरविंद जी को गिरफ्तार क्यों किया गया। देखिए, मैं पढ़ के बताता हूं। अरविंद जी ने कहा है कि मुझे चार स्टेटमेंट की वजह से मुझे ईडी ने गिरफ्तार करा है। पहला स्टेटमेंट जो उनके खिलाफ है, सी अरविंद मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी थे। गवाह के रूप में उन्होंने सिर्फ यह कहा कि मनीष जी ने उन्हें एक्साइज पॉलिसी की फाइल सीएम आवास पर दी थी। ना कोई पैसा का जिक्र, ना कोई लेन देन का जिक्र किया। दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं। मुमता श्रीनिवास रेड्डी 5 महीने तक बार बार कहते रहे कि वे सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से एक चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन मांगने के लिए मिले थे। ईडी ने उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया और 5 महीने तक अपने बेटे को जेल में देखने के बाद वह टूटकर अपना बयान पलटने पर बाध्य हो गए। तीसरी बात पर आता हूं। मुमता श्रीनिवासन रेड्डी के बेटे राघव मुमता से 6 बयान लिए जाते हैं, जिसमें वह अपने पिता के पुराने बयान को दोहराते हैं। 5 महीने जेल रहने के बाद अपने 7वें बयान में केजरीवाल जी के खिलाफ बोलते हैं। ईडी 7वें के सिवा उसके बाकी सारे बयान दबा देती है और उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है और माफीनामा भी देती है ईडी। अच्छा, और सबसे चौथा जो महत्वपूर्ण, जो भी आपने थोड़ी देर पहले अपने मंथन पे जिक्र करा, चौथा ये जो शरद रेड्डी के घर में रेड होती है, उनसे पूछा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को जानते हो? वो नहीं बताते, कहते मैं जानता ही नहीं अरविंद केजरीवाल को। छठे बयान के बाद वो अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं, उनको मेडिकल ग्राउंड पे बेल प्राप्त हो जाती है और उसी के बाद 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है आपके इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और उसको भारतीय जनता पार्टी रिडीम भी कर लेती है। देखिए, मैं दुर्गेश जी आपसे हाथ जोड़ के करबत प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप मेरी बात पे बिल्कुल ना यकीन करिए, आप मेरे किसी प्रवक्ता की बात पे यकीन ना करिए, आप किसी भी मंत्री की बात पे, हमारे नेता की बात पे कभी यकीन ना करिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर हाईकोर्ट ने जब इनको फटकार लगाई है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर और इनको अपनी कथनियों करने का ब्यौरा देना पड़ गया उस साइट पर, उस पे आप अरबिंदो फार्मा कंपनी शरद चंद्र रेड्डी का मालिक है, उसने बेल के बाद 55 करोड़ पर ट्रांसफर करे या नहीं करे वो साफ साफ जाहिर है उसके अंदर। दूसरी बात, आज तो सबसे बड़ा तमाशा भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर पड़ा है। वो कैसे पड़ा? आज हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी कि जेल से कैसे सरकार चल सकती है। मैं आभार व्यक्त करूंगा आपके चैनल के माध्यम से उच्च न्यायालय का, जिस प्रकार से उन्होंने लखाड़ा और कहा, उन्होंने लखाड़ते हुए कहा कि इसमें हम इंटरवीन नहीं करेंगे और जेल से सरकार कहां, मुझे प्रावधान दीजिए, जेल से सरकार नहीं चल सकती। देखिए, ईडी जो हो गई है वो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट हो, ये प्रकोष्ठों की तरह काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, ईडी हो जाए वो सीबीआई हो। ठीक है, आप अगर वो एक सवाल का जवाब दे दो। जो आरोप लगाया है कोर्ट में भी, आप बाहर भी लगा रहे हो कि आपकी पार्टी को ऑपरेशन लोटस के तहत कैसे तोड़ रहे हैं, कौन आदमी है, किसी का फोन आया, कोई नंबर आया, ये बता दो। ये तो लंबा आप भी लंबे से अन्ना से लेके और नेहरू से लेके गांधी तक आप भी आ रहे हो, वही हाल बीजेपी लोगों वाले भी कर रहे हैं। हमें जरा क्रक्स जवाब दो सीधे सीधे। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग भ्रष्टाचारी हो, चंदा, आप शुरू से चंदा चोरी करते रहे हो। अन्ना का चंदा बताया उन्होंने, आपने कहा भाई आपने चंदा ले लिया उसी से जिसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी। ऑपरेशन लोटस में कहां से आपको आकाशवाणी हो गई कि आपके सरकार तोड़ रहे हैं, वो आपके सरकार गिरा रहे हैं? प्रखर श्रीवास्तव, बहुत कम शब्दों में, बहुत बिल्कुल कम शब्दों में मैं बयान करता हूं। युगेन जी, सबसे स्पष्ट बात है, इन्होंने देखिए, हिस्ट्री, इतिहास होता है ना, वो इतिहास बताता है उसका चरित्र कैसा है। किस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिरती है, ये हमसे भी छुपा ना, हमसे छुपा ना आपसे छुपा है। ये इसी प्रकार से इन्होंने दिल्ली में करा और हमारी पार्टी ने, और वो अपने ऑफिशियल पेज पे, एक्स पेज पर उन्होंने, हमारे मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और नंबर भी उसको वायरल करा है। और अगर आप कहेंगे तो मैं उसके सबूत के तौर पर मैं आपको दे दूंगा। आम आदमी पार्टी
किसी भी प्रकार से कोई भी भाजपा की तरह डींगे नहीं आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रखर एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं। प्रखर एक छोटा जवाब जपेंद्र से ले लेते हैं, फिर ब्रेक पर जाएंगे। बोलिए जपेंद्र जी, संक्षिप्त सूक्ष्म। देखिए, यहाँ हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दुहाई दे रहे हैं कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। भाई, आपकी सरकार तो जनता तोड़ेगी ना। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है तोड़ने वाली? और दूसरी बात, जब आपके लोग, जो आपकी पार्टी में भी तो कुछ अच्छे लोग हैं ना जिन्हें गलती का एहसास हो रहा होगा, अगर वो आम आदमी पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल में या भाजपा में आ रहे हैं तो ये आपको तकलीफ हो रही है। भाई, सांच को आंच नहीं होती है, जहां आग होती है धुआं वहीं उठता है। आप भ्रष्टाचार आपने करा है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग के माध्यम से करा है। इस देश की जनता और दिल्ली की जनता को आपने ठगने का काम किया है। कब तक आपके लोग इस सच से मुंह चुराएंगे कि आपने उस सफाई से भ्रष्टाचार करा है जिसकी कल्पना शायद आपके वोटर ने भी नहीं की। ठीक बात, कुंवर जपेंद्र का ये आरोप है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ। ब्रेक से लौटूंगा तो बाकी मेहमानों से भी इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। चुनावी मंथन जारी रहेगा। चुनावी मंथन में एक बार फिर स्वागत। सवाल यही कि क्या जो ईडी है वो आम आदमी पार्टी को तोड़ रही, और सवाल नहीं, ये आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने, और इसी के विभिन्न पहलुओं पर आज मंथन में हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता मलिक जावेद की तरफ हम रुख करेंगे। मलिक जावेद, 31 तारीख को आप लोग दिल्ली में रैली कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में आज कहा कि भाई ईडी तो उनकी पार्टी को तोड़ रही है, पॉलिटिकल माइलेज ले रही है। ये सब बहुत सारे आरोप लगे हैं, और बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई ये तो सब, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि धमकाती तो कांग्रेस थी लोगों को। एक दौरे में वो थे, प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में थे, नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि ये कल्चर कांग्रेस का रहा है, लोगों को धमकाना, डराना। बहुत तीखा हमला किया है प्रधानमंत्री ने। वो कह रहे हैं कि आप लोग डराते रहे हैं, लेकिन आज आप उल्टा हो रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी उनकी पार्टी तोड़ रही, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा तो ईडी का इस्तेमाल, आज सीबीआई का इस्तेमाल आप लोग करते रहें, विपक्षी दलों को डराते रहें, उस दौर के लोगों को धमकाते रहें। मलिक जावेद, पार्टियों को नहीं तोड़ रही है, लोकतंत्र को भी तोड़ रही है, संविधान को भी तोड़ रही है, और जो हमारा देश का फेडरल स्ट्रक्चर है उसको भी तोड़ रही है। एनसीपी को किसने तोड़ा? ईडी के माध्यम से तोड़ा गया। उधर शिवसेना को किसने तोड़ा? ईडी के माध्यम से तोड़ा गया। एकनाथ शिंदे के 14 विधायकों पे केस थे, सब ठंडे बस्ते में। 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला उप मुख्यमंत्री बना दिया गया एनसीपी का नेता। तो ईडी किस तरीके से वसूली भाई बन गई है, भाजपा के लिए वसूली का धंधा कर रही है। आज ही मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था, कोटक ने किस तरीके से अपना केस आउट ऑफ कोर्ट कैसे सेटल किया, कैसे भाजपा को चंदा दिया, और भारतीय एयरटेल कंपनी है किस तरीके से 150 करोड़ का चंदा दिया, और किस तरीके से भाजपा ने उनके लिए नीति टेलीकॉम पॉलिसी में बदलाव किया। सारा धंधा जो है आज ईडी केवल वसूली भाई बन गई है भाजपा का। और भाजपा के नेता अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वही वाली कहावत इन पे लागू होती है, छाछ बोले तो बोले, छन्नी बोल रही है जिसमें 72 छेद होते हैं। प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि वो कांग्रेस का आरोप लगाए 10 साल से आप सरकार में हो और सरकार आप चला रहे हो। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आपको दुनिया भर के सामने उजागर हुआ है कि भाजपा ने देश के साथ क्या किया है। कुंवर जपेंद्र आऊंगा मैं, कुंवर जपेंद्र आऊंगा, बोलने दीजिए, बाकी लोगों को बोलने दीजिए, मैं आऊंगा। ईडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गई, इनके लिए हफ्ता वसूली कर रही है, और वो भी अरबों करोड़ों रुपए में कर रही है। ऐसा नहीं कि 10-20 करोड़, कोई 150 करोड़ से किसी को डरा के लिया जा रहा है। और इनकी हालत ये हो गई, 400 पार का नारा दे रहे थे ये, और हरियाणा की मैं अगर बात करूं तो 10 सीट है वहां पे, तो 6 कांग्रेस के नेताओं को टिकट दे रहे हैं। जिसको हिमाचल प्रदेश में जिन एमएलए को हमने डिस्क्वालीफाई किया था उनको ये टिकट दे रहे हैं। आज ही रांची के इनके 5 बार के एमपी कांग्रेस में आए हैं। तो ये कांग्रेस का रोना रोना बंद कर दो। देश की स्थिति पूरी दुनिया के सामने उजागर है। किस तरीके से ईडी का दुरुपयोग किया है आपने, पूरी दुनिया देख चुकी है। आपका काला चिट्टा खुल चुका है और आप हारने की तैयारी करो। इंडिया गठबंधन आपको बहुत बुरी तरह हराने वाला है। कितना ईडी लगा लो, कितना सीबीआई लगा लो, कितना इनकम टैक्स लगा लो। मलिक जावेद, शाम को ही सपने देखने लगे आप लोग क्या? अभी तो शामी हुई है भाई, मतलब बिना कुछ करे हरा दोगे नरेंद्र मोदी को? नहीं, जनता हराएगी ना।
43 साल का रिकॉर्ड किसने तोड़ा बेरोजगारी में? मोदी जी ने। देश को 1000 का सिलेंडर कौन बेच रहा? मोदी जी। डॉलर की गरिमा गिर रही है प्रधानमंत्री की, बता दे। आज 84 पार हो गया है। तो कहां है हम देश के पटल पे? कौन से स्थान पे हम देश में दुनिया में काम कर रहे हैं, वो बता दीजिए। अभी आईएलओ की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट कह रही है कि 83% युवा बेरोजगार है। ये मुद्दे क्या ग्रास रूट लेवल पर विपक्ष ले जा पा रहा है क्या? कल ही संजय श्रीवास्तव ने कहा था कि भाई ये कोई समीकरण नहीं, कोई जाति नहीं, कोई प्रत्याशी, कुछ भी मायने नहीं है। मायने है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, लोगों को राशन दिया है, शौचालय दिए हैं, मकान दिया है, वो एक अलग लाभार्थी वर्ग बन गया है, वो एक अलग जाति बन गई है। और विपक्ष जो उनके फेल्योर जिनको कहता है विपक्ष, वो मुद्दे विपक्ष जनता के बीच कहां ले जा पा रहा है मलिक जावेद? जाके पा रहे हैं, इसीलिए तो कांग्रेस के नेताओं को टिकट दे रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया हरियाणा का, 10 सीट और 6 लोकसभा के टिकट कांग्रेस के नेताओं को दिए। तो भाई आप टिकट नहीं दे रहे होंगे, इसलिए उधर चले गए टिकट लड़ने के लिए, आप उनको संभाल कर नहीं रख रहे होंगे। नेताओं को टिकट देना चाहिए। कब तक दरी और बोरी बिछाएंगे इनके नेता और कार्यकर्ता? ये दरी बिछाएंगे। अरे ये चिंता इनकी है भाई, दरी बिछवाते हैं कि पानी पिलवाते हैं ये जाने, लेकिन नेता तो आपके जा रहे हैं महाराज। खैर विषयांतर हो जाएगा, मैं संजय श्रीवास्तव के पास आता हूं। संजय श्रीवास्तव, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में एक आरोपी लगाया। उन्होंने कहा कि जैसा कि अभी उनकी पार्टी के प्रवक्ता प्रखर कह रहे हैं कि 55 करोड़ रुपया वो रेड्डी से लिया, जो गवाह बना है सरकारी शराब घोटाले में। ईडी, वो इनका कहना है कि ईडी के दबाव में उसने ये चंदा दिया। वो भारतीय जनता पार्टी को गया, ईश्वर जाने किस पार्टी को गया, मैं बहुत इसका ज्ञाता नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई इसकी भी तो ईडी जांच करे। अगर 100 करोड़ के मनी ट्रेल की जांच ईडी कर रही है उनके के कविता और गोवा पंजाब के चुनाव के कनेक्शन के बीच, तो 60 करोड़ या 55 करोड़ जो भी राशि इस मामले में जो आरोपी था रेड्डी, जो सरकारी गवाह बन गया है, उसने दी है चंदे के रूप में। तो इस मनी ट्रेल की भी कोई जांच होनी चाहिए। और क्या इसका कोई राजनीतिक मायने है क्या संजय श्रीवास्तव? बिल्कुल दुर्गेश जी, हम आप चर्चा करने बैठे हैं, इतने सारे पार्टियों के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार भी कई आपने पैनल पे रखे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जब चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव है, देश का बड़ा चुनाव है, तो ऐसे में जीतने के लिए जो भी जद्दोजहद किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा की जा सकती है वो की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी कोई इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, वो भी यही कर रही है। और जो सवाल प्रखर श्रीवास्तव उठा रहे हैं या अन्य लोग उठा रहे हैं, वाकई ये सवाल उठता है ना ईडी के सामने कि अगर ईडी अरविंद केजरीवाल को उन्हीं गवाहों के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर ले रही है, और हाईकोर्ट ने भी आज कह दिया है कि भाई वो जेल से सरकार चला सकते हैं, कोई आदेश नहीं पारित करेंगे, रिट खारिज कर दी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर जिस शरत जिसका नाम लिया जा रहा है, उस व्यक्ति के कहने पे जो अरविंदो फार्मा का डायरेक्टर भी रहा है, और उसको 55 करोड़ रुपए उसने भारतीय जनता पार्टी को दिए, ये तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर उजागर हुआ उससे जग जाहिर है। तो ईडी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही भाई? ईडी ने उसको गवाह बना लिया, उसको बेल भी दे दी, और अब उसी के आधार पर, उसी के गवाही पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 55 करोड़ रुपए अगर भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है उस कंपनी से जिसका वो डायरेक्टर है शरत रेड्डी, तो निश्चित तौर पर उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के भी वो खाते सीज होने चाहिए जिसमें इस तरीके की शराब घोटाले से जुड़े हुए पैसे आए हैं। अगर शराब घोटाले से जुड़ा हुआ और वो व्यक्ति किसी को चंदा देता है उस बीच में, तो निश्चित तौर पर इनका भी खाता बंद होना चाहिए ना, जैसे कांग्रेस। ठीक बात है, ठीक बात है, इसकी भी तो होनी चाहिए ना जांच। और अभी आपने एक बहुत छोटी सी बात कह दूं, अभी आपने कहा कि मोदी जी ने आज कहा कि डराने धमकाने का कल्चर कांग्रेस का रहा है। अरे मैं 2 उदाहरण देता हूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को कैमरे से कैसे मोदी जी ने हाथ पकड़ के पीछे हटा दिया। जग जाहिर है कि राजनाथ सिंह का कद कितना छोटा कर दिया कि माला से उन्हें बाहर कर दिया मोदी जी ने। तो डराना धमकाना कहां चल रहा है और किस पार्टी में? पार्टी के ही नेता अपने नेता से डर और धमकाए जा रहे हैं, ये तो जग जाहिर है। तो क्या बात करते हैं मोदी जी की डराना धमकाना कांग्रेस का कल्चर? अरे आप क्या नहीं है, आपके यहाँ लोग नहीं डरते हैं। योगी आदित्यनाथ से पूरी यूपी की कैबिनेट डरती है, किसी विधायक की हिम्मत नहीं है कि जाके कोई मुंह खोल ले। क्या बात करते हैं ये लोग? सियासत है, ठीक है करिए, लेकिन एक दूसरे पे कीचड़ उछालिए, किसी पे उंगली उठाइए तो 3 उंगलियां आपकी तरफ। संजय जी, इसे अनुशासन भी कह सकते हैं, डरने के बजाय इसे अनुशासन भी कह सकते हैं किसी पार्टी का। हाँ हो सकता है, वो अनुशासन भी कह सकते हैं इसको। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है।
धमकाते रहिए और लोगों के बीच में जाइए कई अनुशासन है। कितना अनुशासन है दुर्गेंद्र जी सबको पता है, जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे इनको भी पता है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को पता है कि कितना अनुशासन है इनकी पार्टी में। ठीक बात है, ठीक बात है। चंदन मिश्रा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जपेंद्र जी इकट्ठे ही आऊंगा आपके पास, जरा पत्रकारों को ले लें, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चंदन मिश्रा साहब, ये बात तो ठीक है कि भाई अगर 100 करोड़ के मनी ट्रेल में उसी व्यक्ति से संबंध और तमाम चीज़ों पर अरविंद केजरीवाल को आप गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं, मतलब ईडी के रिमांड पर हैं वो, और वही व्यक्ति एक पार्टी को चंदा देता है, वो शराब घोटाले का आरोपी वो भी था जब उसने चंदा दिया था, अब आपने उसको जमानत दे दी, स्वास्थ्य कारणों से दे दी, उसके बेटे को दे दी, तमाम दे दी, सरकारी गवाह बना ली, वो अलग बात है। लेकिन एक शराब घोटाले का एक आरोपी मान लिया अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ देता है और दूसरी पार्टी को 55 करोड़ देता है, तो जो कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होनी चाहिए तो वो भी उस पार्टी के खिलाफ भी होनी चाहिए, उसके नेताओं के खिलाफ भी होनी चाहिए। चंदन जी अनम्यूट करिए। चंदन जी। दुर्गेंद्र जी, इस चर्चा में कई विषयों को एक साथ इस तरह से घालमेल कर दिया गया है कि कहां शुरू करूं, आप अलग कर दीजिए, आप अलग कर दीजिए। चर्चा मुख्य रूप से यही है कि ईडी क्या पॉलिटिकल टूल बन गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा उनकी पार्टी खत्म कर रहे हैं, और हम लोग चर्चा सभी ईडी पर कर रहे हैं, ईडी की निष्पक्षता पर ही चर्चा हो रही। तो पूरे विश्व में अब ये विपक्ष के जितने नेता हैं उनको बोलना ही चाहिए, उनका धर्म है, क्योंकि जब कांग्रेस सीबीआई ईडी का उपयोग करती थी उस समय उनका धर्म था, तो बीजेपी कर रही है तो ये भी धर्मी हो गए। एक बात नंबर एक। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अगर नाके पे जो खड़ा सिपाही होता है ट्रैफिक का, अगर किसी व्यक्ति को ट्रैफिक नियम के उल्लंघन से चालान काट के देता है तो जेन्युइन पैसा होता है, लेकिन वही पैसा अगर वो बिना चालान काटे पॉकेट में रख ले वो रिश्वत कहलाता है। फर्क यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है कि वह किसी कंपनी का डायरेक्टर है ना, उससे रिश्वत लिया, ठीक है ना, तो वो रिश्वत नहीं है, उसने वारंट लिया, उसने अपने खाते में भी लिखा और इनके खाते में भी गया। लेकिन श्रीमान अरविंद केजरीवाल पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो रिश्वत के हैं। वो पैसा कहाँ गया? गोवा में गया, चुनाव में। ये कहना है ईडी वालों का, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, कोई भी आरोपी, आप किसी चोर को भी खड़ा कर दीजिए अदालत में तो कहेगा मैंने चोरी नहीं किया। ये प्रूफ करना पुलिस या एजेंसियों का काम है, वो करेंगे अपना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने आज कोई बहुत चमत्कारिक उद्घाटन नहीं किया। हम लोग तो इंतजार में थे कि आज कुछ रहस्य खोलेंगे, बहुत बड़ी बात कह देंगे। ये बातें पिछले 5 दिनों से उनके नेता कह रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात है? आप आरोप लगाओ, बीजेपी आप पर आरोप लगाए। लेकिन सवाल ये है दुर्गेंद्र जी कि आज ये राजनीतिक व्यवस्था कहाँ खड़ी? अरविंद केजरीवाल अगर सच में ईमानदार हैं तो उनको कोर्ट बरी कर देगा। कोर्ट उनको आरोपी अभी ठहराया ना ईडी ने, कोर्ट उनको बरी करके बाइज्जत भेज देगा घर। लेकिन अगर नहीं किया है उन्होंने, कुछ किया है उन्होंने, सॉरी, तो पहले दिन जब हाईकोर्ट गए थे तो हाईकोर्ट में उसे कौन सा कागजात ईडी ने दिखा दिया जो कह दिया कि हम इनको गिरफ्तारी से नहीं रोक सकते हैं? आखिर ये भी तो बात है। दूसरी बात मैं कह रहा था, आपके एक प्रवक्ता साहब में बैठे हुए हमारे भाई साहब, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने लताड़ा। किसको लताड़ा? भाई सवाल है कि जेल से सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। ये विषय भी दुर्गेंद्र जी आज के चर्चा में आपने बोला था, तो जेल से सरकार चलेगी या नहीं चलेगी एक संवैधानिक मसला हो सकता है। हाँ, उन्होंने कहा कि एलजी और राष्ट्रपति देखें, और राष्ट्रपति सरकार, एलजी वो लोग देखें। ये उनका विषय नहीं है, कोर्ट का विषय नहीं है, कोर्ट का विषय नहीं, कार्यपालिका का विषय है। वो कार्यपालिका तय करे, कार्यपालिका देखे, तो ये कार्यपालिका तय करेगी। हाँ जी, इसमें लताड़ने और पताड़ने की बात नहीं है। दरअसल है क्या कि हर राजनीतिक दल अपनी बातों को अपनी सुविधा अनुसार तोड़ते मरोड़ते हैं। कार्यपालिका में एलजी साहब कह गए हैं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी, हम स्क्रीन पर चला ही रहे हैं, तो इसका मतलब तैयारी कर ली है उन्होंने। आपके प्रवक्ता से ये जानना चाहूंगा कि आखिर कैसे जेल से चलाएंगे सरकार, तो नहीं बता दें। नैतिकता का सवाल नहीं है यहाँ पे। यही अरविंद केजरीवाल जी दूसरे को नसीहत दे रहे थे कि अगर किसी पर आरोप लगे तो इस्तीफा देके बाहर आ जाना चाहिए। आज क्यों नहीं नैतिकता का वो परिचय दे रहे हैं? कौन सी मजबूरी है कि आप सरकार बना, किसी को बना? चंदन जी, किसी को हम नैतिकता के लिए मजबूर नहीं कर सकते ना। आजकल तो नैतिकता का यही पैमाना नहीं, अपना अपना नैतिकता है, अपना अपना पैमाना है। अरविंद का वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा जोर अरविंद इस्तीफा दे दें, अरविंद इस्तीफा दे दें। वो कह रहे नहीं देता मैं, जाओ करो कार्रवाई। वो भी चाह रहे हैं कि हम विक्टिम कार्ड खेल लें। अरविंद केजरीवाल भी विक्टिम कार्ड खेल रहे होंगे कि मेरी सरकार बर्खास्त करो, अगली बार 3 भी नहीं रह जाओगे। दुर्गेंद्र जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस राजनीति जो हमाम है ना,
इसमें सभी राजनीतिक दल एक है ना, किसी के बराबर में उसमें सराहना की जानी चाहिए न किसी हाँ। सब एक हैं, जिसको जैसे मर्जी जब आती है अपने अपने हिसाब से नैतिकता तय हो रही इस देश में, अपने अपने हिसाब से सब चीजें तय हो रही, जो जिसको सूट करता है वही नैतिकता है। हाँ, अनुशासनहीनता और अनुशासन की बात हमारे पत्रकार मित्र भी बोल रहे थे। हमने कहा कांग्रेस में मजा किसी भी राजनेता का हिम्मत है कि सोनिया गांधी जी के या राहुल गांधी के सामने आंख दिखा दे, बोल दे कुछ के बच्चा कर देंगे, 2 मिनट में निकाल बाहर करेंगे। इसलिए ये बातें यार बीजेपी के लिए भी लागू होती है, कांग्रेस के लिए। हाँ हाँ, दोनों में शीर्ष नेतृत्व को कोई नहीं कर सकता। कितने साथी निकल गए, कितने बड़े सहयोगी निकल गए साथ छोड़, ठीक है, अन्ना भी किनारे तक है, बहुत सारे लोग निकल गए, बहुत सारे निकल गए। मैं आलोक जी के पास जाता हूं। चंदन जी, आलोक जी, ये विषय जैसा कि हम लोग लेकर आए हैं, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाई ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं। चुनावी जो वक्त है ये, इस चुनावी वक्त में आपको क्या लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल चुनावी गेम खेल रहे हैं? और वो आरोप लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक षड्यंत्र है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, या वो खुद ही बीजेपी को फंसाना चाहते हैं अपने पूरे माइंड गेम में? आलोक जी। धन्यवाद मुकेश जी, थोड़ा मैं देर से जुड़ पाया, इसका मुझे थोड़ा सा खेद है जी। प्लीज। मुझे आपके सवाल के जवाब में मैं केवल एक चीज ये कहना चाहूंगा, इस समय देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 100 करोड़ या 8,500 करोड़ या 15,000 करोड़? आप बताइए क्या चीज है? मेरे हिसाब से तो जो आंकड़े हैं, पैनलिस्ट से मैं पूछना चाहूंगा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 100 करोड़, 12,000 करोड़, 8,500 करोड़, 1,500 करोड़, मुद्दा क्या है? तो सवाल यह है कि यह है मुद्दों का भटकाव। आप ईडी कितनी सक्षम है, नहीं सक्षम है, इसके बारे में बहस करने से पहले एक हमको ईडी का एक वो स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा। ईडी का स्ट्राइक रेट क्या? अभी अभी आईपीएल हुआ है ना, आईपीएल की नीलामी हुई तो वो क्या देखा जाता है? खिलाड़ियों का क्या स्ट्राइक रेट है? धोनी का ये देखा जाता है। अगर इससे पहले वाले में देखा जाए तो धोनी का क्या स्ट्राइक रेट है, कितने मैच जीते, कितने मैच हारे। तो सवाल है ईडी का भी तो देखिए ना। ईडी को तो आपने ये कर दिया कि वो तो भाई गंगा जल लेकर बैठी हुई है और वो जो भी बोलेगी गीता हाथ में पकड़कर वो सच ही बोलेगी। अरे बोलेगी तो क्या, ईडी में हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं है? 2 साल से केस चल रहा है, 1 साल से मनीष सिसोदिया जेल में है, तो आपको इतना समय क्यों लगता है? देश के सामने इतना बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सरकारें चली गई हैं। बोफोर्स का सबसे बड़ा मुद्दा उठा था और बोफोर्स से भी सबसे पहले टेट्रा ट्रक का उठा था जी। अब याद करिए, बहुत एक साउथ के मिनिस्टर थे, उनको छोड़ना पड़ा था, रक्षा मंत्री थे वो। पहला सबसे बड़ा मुद्दा टेट्रा ट्रक का था, जो चेकोस्लोवाकिया की कंपनी बनाती थी। तो सवाल है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना बड़ा है और आपकी ईडी में 2-2 साल तक लोग मतलब रहते हैं, 1 साल तक पड़े रहते हैं, कुछ छानबीन नहीं कर पाते। तो सवाल है उनका केआर है, तो समझ लीजिए कि रिजल्ट एरिया क्या है मैनेजमेंट की भाषा में। क्या वो इफेक्टिव है? नहीं है तो बाहर करिए भाई। मल्टीनेशनल कंपनी में भी तो आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। आप एक ही आदमी को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे थे, 3-3 एक्सटेंशन देते चले जा रहे थे। भाई कैसे कॉम्पिटेंसी है, क्या कॉम्पिटेंसी है? सवाल पहला ये। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं तो सवाल है कि उनको ट्रेनिंग दिलवाइए ना कि कॉम्पिटेंट बने। और पिंजरे में तोता कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पहले भी है, वो आज भी है, और कोई भी इसमें से बदलाव नहीं चाहता, किसी भी तरीके से यथास्थिति में बदलाव नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि शासन के जितने भी सूत्र होते हैं, प्रशासनिक जितने भी सूत्र होते हैं, और अब तो न्यायिक जितने भी सूत्र होते हैं, वो सब आपके हाथों में रहें और लोग अपने कठपुतलियों के तरीके से वो घुमाते रहें और लोग नाचते रहें। एक तो ये मुद्दा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड में तो ट्रेल खुल गई है ना। देखिए सबसे बड़ा चीज है कि अगर आप किसी भी आप तो क्राइम के तो बहुत दिग्गज रिपोर्टर रह चुके हैं। एक मोटिव देखा जाता है, और दूसरा देखा जाता है प्रोसीड ऑफ क्राइम। प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या है? 100 करोड़, ठीक है, कोई प्रोसीड होगा, सबने आरोप लगाया, बिल्कुल ठीक है। प्रोसीड ऑफ क्राइम कहां गया? कैश में गया, चेक में गया? अगर चेक में गया तो क्या उस बंदे ने निकाला? अगर बंदे ने निकाला तो किन बैंकों से निकाला? क्या बैंकें इस देश में डिजिटाइज हैं या नहीं है? क्या एक कंप्यूटर का बटन दबाते ये पता नहीं चलेगा कि औरबिंदो फार्मास्यूटिकल ने कहां से किन किन बैंकों से पैसा निकाला? 100 करोड़, मैं तो कह रहा हूं 100 करोड़ उसने नहीं दिए, 100 करोड़ उठाकर कैश में दिया है, बोरियों में। आप याद करिए एक जमाने में बड़ा वो चर्चित बैग दिखाए गए थे,
दिल्ली में एक जब हर्षद मेहता वाला कांड हुआ था तो 3 अटैचियां दिखाई गई थी कि इसमें इतने पैसे आ सकते हैं। भाई आज तो आपका बटन है, आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि इस दिन यहां से ऑरबिंदो फार्मास्यूटिकल के इतने पैसे निकाले गए, और वो निकाले गए वो कैश में दिए गए होंगे। हमको नहीं छानबीन कर पा रहे हैं, हमको और समय चाहिए। पुख्ता चीज तो लाइए, आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या बैंकें जहां पर सनत ऑरबिंदो फार्मास्यूटिकल का खाता है, क्या वो डिजिटाइज नहीं है? उसे कहां, कौन सी ऐसी बैंक है भारत में जो डिजिटाइज नहीं है? ठीक है, क्यों नहीं निकल पा रही है? एक साल पहला ये, और दूसरा ये है कि सही बड़ा मुद्दा क्या है। वही ऑरबिंदो फार्मास्यूटिकल जो पैसे देती है, फार्मास्यूटिकल जो पैसे देती है, वो जो अभी एक हमारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छा कहा कि वो जब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से जब चीजें जाहिर हो गई हैं कि वो किस पार्टी को दिया गया है, और ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, तो हम किस बात पे बहस कर रहे हैं? हमको 15,000 पे बहस करनी चाहिए, करोड़ पे, या 100 करोड़ पे बहस करनी चाहिए? दोनों अपराध है। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 रुपए लेंगे तो अपराध बड़ा है और अगर 10,000 ले लेंगे तो अपराध नहीं है। नहीं, लेकिन आलोक जी चंदन जी कह रहे हैं कि भाई ये तो ट्रैफिक वाले की रसीद मिल गई बीजेपी को। ट्रैफिक, जैसे ट्रैफिक वाला चालान काटता है, उन्होंने कहा भाई बीजेपी ने रसीद देकर चंदा लिया है, तो वो भ्रष्टाचार कहाँ है? और अरविंद केजरीवाल ने कोई चंदा दिया क्या? तो एक के पास रसीद है और एक ने अपना बट्टे खाते में पैसे ले लिए, इसलिए अपराध है वो। अगर कोई गिरफ्तार होता है और वो चंदा देता है, उसके बाद में उसकी ईडी उसको अपोज खड़ी करती है, ऐसे ईडी के पास कितने केस हैं जो उसने साल भर में अपोज ही नहीं किए जमानत को? ये भी तो है। और किस आधार पर जमानत दी गई? बैक पेन, ये भी पीठ दर्द इतना बड़ा था कि उसमें जमानत दे देंगे, अपोज क्यों नहीं किया? आप यही ईडी का निकाल लीजिए। देखिए बहुत सारी चीज होता है क्राइम में, आपको एक से एक कड़ियां जुड़ती है। इन्वेस्टिगेट होता है चाहे कहीं भी, आप पत्रकारिता में भी आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो एक से एक कड़ी जोड़ते हैं। वो कड़ी क्या है? कड़ी है कि पीठ दर्द में जमानत। दूसरी कड़ी, पहली बार किसी ने विरोध नहीं किया, क्यों नहीं विरोध किया? भाई ऐसे कितने केस हैं? तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा ना कि ऐसे भाई साल भर में केवल 5 केस हैं, या ऐसे 200 केस हैं जिसमें ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। आप बताओ तो सही। तो ये 2 चीजें हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि नैरेटिव क्या है। नैरेटिव, मेरा मानना है कि अगर आपकी 10 रुपए की रिश्वत भी अगर अपराध है तो 1000 रुपए के भी अपराध है। अगर वो चीज साबित हो रही है तो कोई क्यों दे रहा है? सवाल तो हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक बात है। अगर कोई दे रहा है तो उसका मंतव्य क्या है? दोनों दोषी है, वो भी दोषी है, ये भी दोषी है, लेकिन दोष कभी सिद्ध नहीं होगा जब तक ईडी में कॉम्पिटेंट लोग नहीं आएंगे। तो प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी स्तर पर अगर प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। हम लोग भटकते रहेंगे इधर से उधर, एक दूसरे पर, नेताओं के पास में रहेगा, सब अपनी बैटिंग करते रहेंगे, समाधान कहीं नहीं निकलने वाला। ठीक बात है, प्रोफेशनलिज्म जरूरी है। ठीक बात है आलोक जी, थैंक यू। आप बने रहिए लगातार। कुंवर जपेंद्र, बहुत सारे मुद्दे आलोक जी ने रखे हैं, सामने उठाए हैं। लगभग प्रथम दृष्टया जो बातें सुनने में तो ठीक लग रही है। दिक्कत क्या है? बराबर कार्रवाई होनी चाहिए थी, बराबर चीजें होनी चाहिए थी। और सवाल वो कह रहे हैं कि भाई मेरा तेरा, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का मसला ही नहीं है, मसला है कॉम्पिटेंसी का। अगर एजेंसी में लोग कॉम्पिटेंट नहीं है तो और कॉम्पिटेंट लोग लाने चाहिए। जल्दी से जल्दी 2-2 साल, 3-3 साल, 1-1 साल जेल में लोग पड़े हुए हैं, चार्जशीट लगाइए, अंदर करिए उसको, क्या दिक्कत है? जेल भेजिए, सजा सुनाइए। क्या हम लोग यहाँ ये तय कर सकते हैं कि हमारे पास एक इतनी बड़ी जो राष्ट्रीय एजेंसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली, उसमें कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स नहीं होंगे? कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स की किसी विभाग में इस देश के अंदर कमी नहीं है। सिर्फ जो मैं एक चीज कहूंगा, उन्हें मौका देने, थोड़ा सा एक टोकना चाहूंगा। मौका नहीं दिया जा सकता, नहीं है, लेकिन मैं एक टोकना चाहूंगा। मौका नहीं दिया जाता था। यहाँ हम अकाउंटेंसी को थोड़ा सा समझें। अकाउंटेंसी की समझ होना बहुत जरूरी है कि एक देश के अंदर एक कानून है, कायदे कानून बने हुए हैं। एक देश के अंदर पता है कि हम नगद का लेन देन 20,000 रुपए से कम का कर सकते हैं। एक कंपनी ने, मान लीजिए वो आरोपित है या उस पे आरोपों में उस पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन अगर उसने हजारों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड गए और वो सभी राजनीतिक दलों, आज भारतीय जनता जपेंद्र पार्टी, जी ये तो खुलना ही नहीं था ना, ये तो खेल खुलना ही नहीं था किसी दल का। इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल तो खुलना ही नहीं था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया। न किसी को नहीं, ना कांग्रेस का खुलना था, ना आपका खुलना था, ना अपने का खुलना था, ना पराये का खुलना था, खुलना ही नहीं था। ये तो एक घटना है जो खुल गया।
दुर्गेंद्र जी, इस देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदे की परंपरा अब शुरू हुई है। आज से पहले क्यों नहीं शुरू हो गई? अन्य किसी दल ने इस तरह की एक क्लैरिटी लाने का चंदे में क्यों नहीं प्रयास करा? पहले भी हजारों करोड़ रुपए का चंदे की बंटरबाट होती थी, नगद होती थी। लेकिन ये तो भारतीय जनता, दो चीजें हमें समझनी होगी। ठीक है, आज आप सत्ता पर आरोप लगा रहे हैं, हम आपके सभी आरोपों को सहर्ष लेते हैं, लेकिन हमें जो चीजें आपके हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, अधिकार है, हम आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगाते हैं विपक्षी। आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं? आलोक जी बोलिए, आपको कुछ कहना है, बोलिए। नहीं, मेरा मानना है कि कॉम्पिटेंसी का अगर ये देखा जाए तो ये देखना चाहिए कि आप किसी को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते जा रहे हैं और उसकी स्ट्राइक रेट इतनी है कि वहां पर कोई फैसले पर वो किसी मुकाम पे पहुंच ही नहीं पा रही है, उसकी छानबीन कहीं तय दिशा में नहीं जा पा रही है, और ऐसे व्यक्ति को आप लगातार एक्सटेंशन देते चले जा रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि सवालिया निशान कहां से शुरू हो। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से जपेंद्र जी, जल्दी से। एक्सटेंशन की कार्रवाई तब अमल में लाई जाती है जब इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रही हो, और निश्चित तौर पर उस इन्वेस्टिगेशन टीम को छेड़ने का मतलब होता है कि उस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करना। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का ये जरूर, ये 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, तो ये जरूर है कि एक राजनीति के अंदर एक अनुशासन और एक सम्मान की दृष्टि से जो अन्य दलों में कभी भी भारत में नजर नहीं आया, ना वो सम्मान नजर आया एक दूसरे के प्रति, ना अनुशासन नजर आया, तो उस व्यवस्था को राजनीतिक तौर पर पटरी पर लाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे विपक्षी दल इसे हमेशा नकारते रहेंगे, क्योंकि वो इस तरह की राजनीति के और इस तरह के अनुशासन के आदी नहीं। ठीक बात है। चंदन जी, एक छोटी सी टिप्पणी, चंदन जी, फिर मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम। चंदन जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ बोलिए, ये बोलिए सवाल। एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहता हूं। ये बोलिए ना, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या ये इसी तरह घमंजा चलता रहेगा, या कोई रास्ता निकलेगा, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, भ्रष्टाचार वहीं का वहीं रहेगा, या केवल कि ये मेरा भ्रष्टाचार अच्छा है, तेरा भ्रष्टाचार खराब है, इस तरह चलेगा इस देश में? बस यही है अभी कि हमारी कमीज तुम्हारे से ज्यादा सफेद है ना, और ये चलता रहेगा। मैं कह रहा हूं कि एक सिंपल मैं उदाहरण देता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा हुई, रहस्य खुल गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, चुनाव आयोग के पास चला गया मामला, उन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया। लेकिन आप याद कीजिए 2000 पहले क्या राजनीतिक दलों के द्वारा चंदे नहीं दिए जाते थे, और चंदे का क्या हिसाब होता था, कितने नगद लिए जाते थे, कितने बोरियों में लिए जाते थे। आज अगर उन चंदों को हिसाब जोड़ा जाए तो कई राजनीतिक दलों के नेता पार्टियों से ज्यादा धनी हो गए, कई लोग तक। हमने कहा कि अकाउंटेबिलिटी लाना होगा दुर्गेंद्र जी इस देश में। अगर कोई प्रयास हो रहा है तो उसको देखना चाहिए। तो धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ऐसी व्यवस्था लाई कि जनता को पता चल गया कि चंदे के बदले किन दलों ने किसको किसको क्या दिया है। तमाम राज्य सरकारों ने तमाम ठेके पट्टे दिए, तमाम चीजें तो क्लियर हुआ, अच्छी बात है, कम से कम फायदा जनता का हुआ। एक लाइन बोलना चाहूंगा कि 20,000 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जारी हुए हैं, इसमें चंदे के बारे में बात आई। 6,000 करोड़ या 7,000 करोड़ बीजेपी को गया, बाकी 13,000 करोड़ तो विपक्ष के नेताओं को ही किया। हाँ, तो सभी ने उपकृत किया होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। छोटे से बड़े दल सभी ने उपकृत किया होगा अपने अपने स्टेट में, इसमें कहीं कोई छिपा नहीं है। मलिक जावेद, एक छोटा सा कमेंट जल्दी से। मैं आलोक जी की बात से सहमत हूं, क्योंकि 10 साल हो गए, 1000 से ज्यादा ईडी ने केस फाइल किए और कन्विक्शन रेट जो है 0.04% है देश में। तो ईडी नाकाम है, निकम्मा है, केवल हफ्ता वसूली कर रही है, वो भी भाजपा के लिए। आपको ट्रेल पकड़नी है तो वेबसाइट पे चले जाइए इलेक्शन कमीशन की, उस पर सब पता है किसको चंदा दिया, किसको धंधा दिया। ठीक है, प्रखर बहुत जल्दी। चंदन जी बिल्कुल एग्री नहीं आप लोगों की बातों से, बोलिए। बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे नेताओं को बेल क्यों नहीं मिल रही है। अगर कोई अगर क्राइम नहीं करा है तो उनको बेल क्यों नहीं मिली। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कानून की जो मूल भावना कहती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मगर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन कर दिया पीएमएलए एक्ट में, उसमें सेक्शन 45 में अमेंडमेंट करा है। सेक्शन 5 अमेंडमेंट एक्ट और अमेंडमेंट करा गया है पीएमएलए का, जिसमें कहा गया गिल्टी अंटिल प्रूवन। ठीक है, ठीक है प्रखर, आपकी बात आएगी। अंतिम टिप्पणी संजय श्रीवास्तव। संजय जी, क्या ये जो हल्ला मचा हुआ है इसके पीछे राजनीति है क्या? बार बार केजरीवाल कहते हैं पॉलिटिकल साजिश है, अभी उन्होंने आज कहा कि पॉलिटिकल षड्यंत्र किया जा रहा है। चुनाव से कोई लेने देना है क्या जीत हार से इस पूरे प्रकरण का, यह विशुद्ध भ्रष्टाचार का ही मामला है?
देखिए, विशुद्ध रूप से राजनीतिक मामला है, विशुद्ध रूप से राजनीतिक मामला है। आलोक जी ने जो सवाल उठाए वो बहुत ही रिलेवेंट है कि तमाम ऐसे पद, हम आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के पद को देखिए, रिटायरमेंट के बाद 1 साल के लिए आए, फिर 1 साल, फिर 1 साल, लगातार उनको एक्सटेंशन। इसका मतलब कि कोई उत्तर प्रदेश में IAS अफसर योगी सरकार में कॉम्पिटेंट है ही नहीं है। ऐसे ही संजय मिश्रा के मामले पे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी कि भाई आप इनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं। तो तमाम सवाल उठते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी दूध की धुली है, बाकी सब जो है वो पाप के भागीदार हैं। आप जिस हमाम में खड़े हैं उसमें सब नंगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की पिछले चुनावों को जीतने के लिए, चाहे जैसे जोड़ तोड़ हर स्टेट में विपक्ष के ही सीएम जो है वो दागी हैं, इनके कोई सीएम दागी नहीं है। चाहे ये कांग्रेस चला के हेमंत बिस्वा शर्मा को बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उसको दूध से धुला दिया इन्होंने, वॉशिंग मशीन में धो दिया। अरे तो अपनी तरफ, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, गिरेबान में झांकिए, अपनों पर भी कार्रवाई करिए। धन्यवाद प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट। बहुत धन्यवाद संजय जी, जपेंद्र जी, प्रखर जी, मलिक जावेद, आलोक भदौरिया जी और चंदन मिश्रा साहब, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी मंथन को देखते हैं। बड़ा सवाल यही है कि भ्रष्टाचार पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो कोर्ट अपने आप इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर एक ऐसा निर्णय देगा जिससे दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। लेकिन अगर ईडी की नीयत में खोट है या सरकार की नीयत में खोट है तो वो भी सामने आना चाहिए या वो भी आ जाएगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।